क्या प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों सेम चीज़ है? और लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ओनली एस्थेटिक सर्जरी। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज को ठीक करने का काम कर रहे हैं। कुछ हैं जो सिर्फ बर्न स्पेशलिस्ट का काम कर रहे हैं बिकॉज देयर पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से कॉमन प्रोसीजर्स है, इनफैक्ट गायनेकोमेस्टिया सर्जरीज तो मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर है प्लास्टिक सर्जरी में, है ना। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कभी आप देखोगे उनका बोला जाता है कि हाँ ये गोल्डन रेशियो के फेस। मैम कौन कौन से वो सेलिब्रिटी हैं, आप जरा बताएंगे? कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि अपने इंडियन एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, और फॉरेन सेलिब्रिटी में आप देखो तो स्कारलेट जोहानसन है, एम्बर हर्ड है। इनका जो फेशियल प्रपोर्शन है वो गोल्डन रेशियो को फॉलो कर रहा है। अब इसमें भी अगर ये जो फ़र्क है दो साइड्स में, सपोज फेस में कि दो आँख है ना, नाक है, दो कान है। आपने मैम बताया कि नोज़ जॉब में हम लोग अपनी नोज़ की शेप को चेंज कर सकते हैं, जिसका नोज़ टेढ़ा है या चिपका है जैसा हो। तो कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी मैम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नोज़ जॉब सर्जरी कराई है? हाँ, मैं बहुत से सेलिब्रिटीज़ को जब मैं उनके पिक्चर्स बिफोर आफ्टर की देख रही हूँ और कंपेयर करती हूँ तो मेरे को ऐसा मेरा अनुमान है कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने नोज़ जॉब कराया है। तो रेखा जी जो हैं उन्होंने या तो उन्होंने अपना मेकअप टेक्निक इम्प्रूव किया या तो उन्होंने राइनोप्लास्टी कराई। मैम कोई एक ऐसी सर्जरी बताइए जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हुई थी और वो सर्जरी करते टाइम आपने देखा कि इससे बुरा मैं क्या ही देख सकती थी, और उसको करते हुए थोड़ा आप इमोशनली भी कनेक्ट हुए थे और थोड़ा आपको डर भी लगा था। आजकल हर कोई सेलिब्रिटीज को देखकर ये सोचता है कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं लगता, और हर कोई ये सोचता है कि ये प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है, क्या प्लास्टिक सर्जरी से मैं अपनी बॉडी को इन्हांस कर सकता हूँ, क्या प्लास्टिक सर्जरी से मैं अपनी लुक्स को इन्हांस कर सकता हूँ। तो आज इसी टॉपिक पे ये शो है हमारा। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अपराजिता कुमार, फेमस प्लास्टिक सर्जन इन दिल्ली एनसीआर। हेलो डॉक्टर अपराजिता। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे मिथ्स एंड कुछ ऐसे पॉइंटर्स के बारे में। अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और हमारे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक रहिएगा। इसमें इंफॉर्मेशन और बेनिफिट वाली चीजें आपको मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट मैम। प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है? प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली एक स्पेशलाइजेशन है। जब हम MBBS करते हैं उसके बाद वी चूज आवर स्पेशलाइजेशंस। तो अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जिसका जैसा रुझान है, तो वो बच्चा जिसने MBBS किया डॉक्टर बन गया, तो दे चूज देयर स्पेशलाइजेशंस एंड बिकम अ जनरल सर्जन। तो जनरल सर्जरी में बेसिकली सब कुछ किया जाता है, जो पित्त की थैली का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, ये सारा होता है इसमें। अब अगेन देयर इज अ चॉइस फॉर दिस स्टूडेंट कि वो अपने स्किल सेट को और इन्हांस कर सकता है एक पर्टिकुलर सब सुपर स्पेशलाइजेशन में। तो जनरल सर्जरी के बच्चे फिर यू टेक अ नीट SS एग्जाम एंड देन यू बिकम अ सुपर स्पेशलिस्ट आफ्टर ट्रेनिंग फॉर 3 years। तो मैंने MCH इन प्लास्टिक सर्जरी किया है RML दिल्ली हॉस्पिटल से, और प्लास्टिक सर्जरी जो विभाग हुआ उसमें सभी कुछ डील किया जा रहा है। इट्स अ वेरी बिग, इवन इफ इट्स अ सुपर स्पेशलाइजेशन, उसमें बहुत सी चीज़ों को डील किया जा रहा है। तो वी वर ट्रेन्ड इन टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स जिनको कि जो जल गए हैं, बर्न के मरीज हैं, ट्रॉमा के बाद बहुत बड़ा घाव है उसका केयर करना है, कैंसर के जो पेशेंट्स हैं जिनका कि ऑपरेशन होकर कैंसर निकाल दिया गया उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली और या लोगों को जो सबसे ज़्यादा अपने ओर खींच रहा है, एस्थेटिक सर्जरी का जो विभाग है जिसमें हम अपने जो आप कह रहे हैं लुक्स को और बॉडी को इन्हांस करने का पेशेंट को हम हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी। लोगों में बड़ा मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी, ये समझते हैं लोग कि एक प्लास्टिक को हमारी बॉडी पे एक जगह फिक्स कर दिया जाता है, तो दिस इज द प्लास्टिक सर्जरी। इज इट ट्रू मैम? नो, एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। प्लास्टिक सर्जरी का जो स्पेशलाइजेशन था, इट इवॉल्व ड्यूरिंग टाइम ऑफ सुश्रुता। आई होप यू गाइज हैव हर्ड ऑफ हिम। सो ही एग्जिस्टेड इन 600 BC। उन्होंने उस समय काफी हैज बीन ही इज नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ ऐसा किया जिससे हम अभी करंट नॉलेज को में अभी भी वो यूज हो रहा है। एंड जो प्लास्टिक बेसिकली वर्ड है उसका मतलब होता है टू मोल्ड। तो प्लास्टिक सर्जन जो है वो टिश्यू को मोल्ड कर रहा है, इसलिए ये वर्ड आया प्लास्टिक सर्जरी। अब बाद में जब सिंथेटिक प्लास्टिक डेवलप हुआ तो भी वहाँ पे भी प्लास्टिक वर्ड का यूज हुआ, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
तो ऐसा हुआ है हमारे साथ रेसिडेंसी में कि कुछ पेशेंट्स आए, उन्होंने बोला कि भाई हम प्लास्टिक अपना ले आएंगे, गुड क्वालिटी प्लास्टिक ले आएंगे, आप अच्छी सर्जरी करना। तो ठीक है, ये कंफ्यूजन एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसको मैं यही क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि देर इज नो यूज ऑफ प्लास्टिक इन प्लास्टिक सर्जरी। वी डू यूज इम्प्लांट्स विच आर मेड ऑफ अदर मटेरियल्स, बट हाँ, जो सिंथेटिक प्लास्टिक है उसका यूज नहीं हो रहा है। इस आंसर से लोगों का एक तो मिथ तो खत्म होगा मैम। क्या प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों सेम चीज है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ा सा स्पेशलाइजेशन है, तो देर इज अ ब्रॉड कवरेज स्पेशलाइजेशन जिसकी की सब स्पेशलाइजेशंस हैं। अब आफ्टर डूइंग योर MCH आप अगर चाहो तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ओनली एस्थेटिक सर्जरी। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज को ठीक करने का काम कर रहे हैं। कुछ हैं जो सिर्फ बर्न स्पेशलिस्ट का काम कर रहे हैं, बिकॉज देयर पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है और सबका अपना अपना एक रुझान और झुकाव रहता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पेशेंट को डील करने में। तो cosmetic surgery is a sub branch of plastic surgery. All plastic surgeons are trained in cosmetic surgery and they are well versed and well skilled to do that set of surgeries basically. तो क्वेश्चन इज कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ लेडीज या गर्ल्स के लिए ही होती है क्या? मेंस के लिए वो प्लास्टिक सर्जरी कभी बनी ही नहीं? लोगों में बड़ा मिथ है इस चीज का, इसको भी थोड़ा हम बस्ट करते हैं। ये एक्चुअली इंडिया में थोड़ा सा हमारा सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स है और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे कंडीशनिंग में है, हमारे अपब्रिंगिंग में भी है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि लड़के टफ हैं, आपको लुक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप मैस्कुलिनिटी का कुछ एक डेफिनेशन सेट करके बताया गया है लड़कों को, और लड़कियों को ये समझाया जा रहा है कि बचपन से कि आप लुक्स पे ध्यान दो क्योंकि आप अच्छे दिखोगे। तो उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं, शादी रिलेटेड बातें भी लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है परसेप्शन जो एक बना हुआ है वो चेंज हो रहा है, लोगों का जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी चेंज हो रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अब लोगों के पास वो भी अब काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को समझाया जाता था। तो देर इज़ मोर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो इवन और लड़के जो हैं अब अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस हैं, इवन दे रियलाइज कि अगर आप बेटर अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो एंड डेवलपमेंट ऑफ योर एंड मेंटेनेंस ऑफ योर लुक्स इज अ पार्ट ऑफ इट, तो इट हेल्प्स इन योर प्लेस इन सोसाइटी, इट हेल्प्स समटाइम्स विथ योर जॉब प्रोफाइल ऑल्सो. So men are actively seeking plastic surgery and cosmetic surgery nowadays. तो बहुत से कॉमन प्रोसीजर्स है, इनफैक्ट गायनेकोमेस्टिया सर्जरी इज तो मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर है प्लास्टिक सर्जरी में. इसके अलावा पहले हेयर लॉस के लिए प्रॉब्ली लोग कहते थे, एक तो बहुत कॉमनली सुनने को हमें मिलता है कि शादी हो गई तो अब क्या ज़रूरत है जी कराने का. तो अब ये भी नहीं है. अब मेन इन देयर 40s 50s दे वांट टू मेंटेन देयर लुक्स. इफ देयर इज अ इशू ऑफ हेयर फॉल वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो उसको जानना चाह रहे हैं कि व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट द हेयर लॉस, एंड अगर हेयर लॉस हो गया है तो हाउ कैन बी अगेन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी. तो जो साइंस डेवलप किया है, साइंस के साथ साथ लोगों का जो आउटलुक है वो भी डेवलप किया है. तो ये बोलना अब सही नहीं रहेगा कि प्लास्टिक सर्जरी इज फॉर वुमेन. ये पुरानी बात हो गई. अब के ज़माने में एवरीबडी हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर लुक्स, देयर पर्सनैलिटी, wants to have a better. और एक और चीज़ है कि प्लास्टिक सर्जरी में ये नहीं है कि आपका चेहरा कोई बदल रहा है या आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा और आप पहले ऐसे दिख रहे थे अब बिल्कुल ही कुछ और हो जाओगे, ऐसा नहीं है. आपका जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसी पे बेटर करने का कोशिश है जो सर्जन है उसके द्वारा. आइडियल ब्यूटी के बारे में कुछ स्टैंडर्ड ऐसा कुछ बताइए मैम हमारी ऑडियंस को. अच्छा, लिटरेचर में हमारी किताबों में डिस्क्राइब्ड है और गोल्डन रेशियो बताया गया है. ये सब अगर आप ब्यूटी और फेशियल एस्थेटिक्स के बारे में अगर आप देखोगे ना, और अपने हिस्ट्री और स्कल्पचर्स को जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आप कोरिलेट करना चाहोगे कि ऐसा नहीं है कि अभी करंट जनरेशन में कुछ नया चीज़ हो गया है कि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं और पहले वाले लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहे थे, और अभी फ्रिवोसिटी आ गई और पहले के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थे. अब अगर ग्रीक माइथोलॉजी में ही जा रहे हो या रोमन माइथोलॉजी में जा रहे हो, और कभी यूरोप घूमने जा रहे हैं, या ऐसे भी हम यूट्यूब वीडियोस ही देख रहे हैं और स्कल्पचर्स को देख रहे हैं, तो
ऑल ऑफ देम आर ऑल मस्कुलर, है ना, सारे प्लेन्स डिफाइंड है, फेस के फीचर्स डिफाइंड है ना, एंड ऑल ऑफ दोज आर जो स्कल्पचर्स बनाए हैं उसमें कुछ प्रोपोर्शंस है जिसको मेंटेन किया गया है, कुछ फीचर्स है जिसको इन्हांस किया गया है। बिल्कुल। तो उस जमाने के भी जो आर्टिस्ट थे वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे थे कि कौन सी चीज सुंदर दिख रही है, और वो सुंदर चीजों को ही उन्होंने बनाया है ना। कोई स्कल्पचर आप ऐसा नहीं देखोगे कि कुछ एसिमेट्रिकल बना दिया है या कुछ डिफॉर्मिटी वाले स्कल्पचर्स बना के कहीं पे डिस्प्ले पे है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, आंखों को हर चीज अच्छा जो लगता है उसकी तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। दिस इज फैक्ट, है ना, एंड दिस इज देयर इन आवर हिस्ट्री, इवन इन इंडियन आर्किटेक्चर, इन इंडियन टेम्पल्स में आप जाओ और आप दे स्कल्पचर्स को देखो तो कोई भी आपको नहीं दिखेंगी कि फ्लैट चेस्टेड लेडी बनाया के किसी ने रखा है ना। ऑल स्कल्पचर्स ऑफ वुमेन दे आर ऑल वॉल्यूप्टस, है ना, फीचर्स हैव बीन इनहैंस्ड। तो ये बात होती है। तो आइडियल फेशियल एस्थेटिक जो है वो डिफाइंड है और बहुत सालों से डिफाइंड है। माइथोलॉजी में इसका प्रूफ हमें मिल रहा है। और ये चीज हो गई कि हर बंदे के लिए आइडियल फेशियल एस्थेटिक अलग होता है। जो आपका गोल्डन रेशियो वाला फेस है ना वो ढूंढना तो पॉसिबल है नहीं, है ना। कुछ सेलिब्रिटीज हैं, कभी आप देखोगे उनका बोला जाता है कि हाँ ये गोल्डन रेशियो के फेस। मैम कौन कौन से वो सेलिब्रिटी हैं आप जरा बताएंगे? तो कुछ सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि अपने इंडियन एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, और फॉरेन सेलिब्रिटी में आप देखो तो स्कारलेट जोहानसन है, एम्बर हर्ड है। इनका जो फेशियल प्रपोर्शन है वो गोल्डन रेशियो को फॉलो कर रहा है, और प्रॉपर्ली दैट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इज विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर ब्यूटी एंड देयर फीचर्स, फेशियल फीचर्स। राइट। कि सिमेट्री का क्या सिग्निफिकेंस है इस प्रॉपर, आप डिटेलिंग में हमें बताइए जरा। बेसिकली अगर कोई भी चीज सिमेट्रिकल है तो वो ज्यादा आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, और एक जो ब्यूटीफुल का डेफिनेशन है उसमें फिट इन करता है। तो मिरर लाइक इमेज, कि आप एक चीज को रखो सामने, मिरर रखो और वो मिरर लाइक इमेज अगर है तो वो अच्छा लगता है ना। बट अगर आप देखो हर बंदे के फेशियल फीचर में और इनफैक्ट बॉडी में भी सिमेट्री मिलेगी नहीं। सिमेट्री इज वेरी रेयर। हमेशा जो बोलते हैं ना 19-20 का फर्क है वो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें भी अगर ये जो फर्क है दो साइड्स में, सपोज फेस में कि दो आंख है ना, नाक है, दो कान है, अगर सपोज कि किसी का कॉन्जेनाइटल एनोमली है और कान नहीं है, तो वो चीज जो है ना फेस का बाकी सब चीज भूल जाता है। जो सामने से देख रहा है ना वो सिर्फ इस बात को नोटिस करने लगेगा कि अच्छा एक साइड का कान नहीं है। तो सिमेट्री का यही है सिग्निफिकेंस, कि सिमेट्री जो होता है वो जो आपका ऑनलुकर है उसको आपकी फीचर्स को अप्रिशिएट करने का मौका देता है। और वही अगर सिमेट्री से दूर चले जाते हैं कि एसिमेट्रिकल है कुछ भी, तो वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है बट इन अ बैड वे। क्या प्लास्टिक सर्जरी से कोई अपने फेस को चेंज कर सकता है? सो एक्चुअली ट्रू स्टोरी, मेरे पास एक पेशेंट क्वेरी आया। उसका पेशेंट का ये कहना था कि मुझे अपना फेस चेंज कराना है। तो ऑफ कोर्स हम एथिकल काम कर रहे हैं, तो ऐसा मेरा बस पहला जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैंने पेशेंट से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, है ना। जनरली आप फीचर्स हैं जो आपको नहीं पसंद उसको आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाह रहे हो, उसको इन्हांस करना चाह रहे हो, है ना, कि नाक चौड़ा है हमें पतला थोड़ा कराना है, लेकिन फेस चेंज कराना है, दिस इज अ वियर्ड रिक्वेस्ट। तो उसने बोला कि ही इज डेटिंग समबडी फ्रॉम द सेम विलेज और उनका सिमिलर गोत्र है और वो उसी विलेज में उसके साथ रहना चाहता है, बट अगर वो फेस चेंज कर लेगा तो पीपल विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम। सो ऑफ कोर्स आई डिनाइड हिज रिक्वेस्ट। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, जब कोई पेशेंट बोल रहा है कि फेस चेंज कर सकते हैं, हाँ फेस चेंज हो सकता है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल, बट उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे बिकॉज एवरी थिंग नीड्स टू बी ऑल्टर्ड, है ना। और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरली जो पेशेंट कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी सीख कर रहे हैं, अगर पेशेंट को एक अच्छा मोटिवेशन है तो फैमिली वाले बहुत डिस्करेज कर रहे हैं कि आपका फेस ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फेस चेंज करना चाह रहा है सर्जन। जो चीज़ है जो आपको नैग करी है, जो फीचर है जो नहीं अच्छा लग रहा और उसको चेंज करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर वे में, तो उतना ही चेंज करने की कोशिश सर्जन भी कर रहा है। सर्जन नहीं चाह रहा आपका चेहरा बदलना। कि नोज जॉब क्या होता है? बेसिकली इस नोज जॉब को हम अपने टर्मिनोलॉजी में राइनोप्लास्टी कहते हैं। और नोज जॉब
अलग तरह के उसकी भी कैटेगरीज हैं। तो कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका सपोज कि डीएनएस की प्रॉब्लम है कि अंदर का जो सेप्टम है, जो नोज का पार्टीशन है वो टेढ़ा है, इसकी वजह से क्रोनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो सेप्टोप्लास्टी सर्जरी हो रही है। तो अगर नाक को थोड़ा सा आप एनाटमी देखोगे ना, तो शुरू का 1/3 जो है वो बोन का बना हुआ है, और नीचे का जो 2/3 पोर्शन है, अगेन वो अपर लेटरल लोअर लेटरल कार्टिलेज हम क्लासिफाई करके 1/3 के प्रोपोर्शन में। तो अगर बोनी पार्ट में इशू है तो उसको भी चेंज किया जा सकता है, अगर कार्टिलेजनस पार्ट में इशू है तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो जिसको फंक्शनल प्रॉब्लम हो रही है, डीएनएस वाले जो पेशेंट्स हैं, वो जब अपनी सर्जरी करा रहे हैं तो वो फंक्शनल राइनोप्लास्टी हो गया। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका कि कोई इशू नहीं है फंक्शनल, बट उनको अपना नाक का शेप नहीं पसंद, कि बहुत ही ब्रॉड है उनका रूट ऑफ द नोज, या टिप बहुत ब्रॉड है, या बहुत नाक पचका सा हुआ है, धसा सा है, तो वो चाहते हैं कि उसका प्रोफाइल इंप्रूव करे। तो जब हम उस करेक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो उसको एस्थेटिक राइनोप्लास्टी कहते हैं। आपने मैम बताया कि नोज जॉब में हम लोग अपने नोज की शेप को चेंज कर सकते हैं, जिसका नोज टेढ़ा है या चिपका है, जैसा हो। तो कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज भी मैम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नोज जॉब सर्जरी कराई है? हाँ, मैं बहुत से सेलिब्रिटीज को जब मैं उनके पिक्चर्स बिफोर आफ्टर की देख रही हूँ और कंपेयर करती हूँ, तो मेरे को ऐसा मेरा अनुमान है कि काफ़ी सेलिब्रिटीज ने नोज जॉब कराया है। और जनरली उन लोगों ने अपना जो टिप है उसको शार्पन करने के लिए कराया है, या जो प्रोफाइल है वो बैठी हुई है उसको इम्प्रूव करने के लिए कराया है। और ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट के यंगर जनरेशन वाले सेलिब्रिटीज ही सिर्फ नोज जॉब करा रहे हैं। पहले के भी अगर आप सेलिब्रिटीज को देखें तो रेखा जी जो हैं, उन्होंने अपना मेकअप टेक्निक इम्प्रूव किया, या तो उन्होंने राइनोप्लास्टी कराई। क्योंकि पहले के जो उनके पिक्चर्स हैं, एकदम जब उन्होंने ज्वाइन किया था फिल्म इंडस्ट्री को, उस टाइम पे उनका नाक काफ़ी ब्रॉड था। तो मेरे घर पे ये डिस्कशन भी होता था, एंड माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि पहले जब ये थी तो ऐसी दिखती थी, और अब जो है वो बेटर हो गया उनका नाक। एंड वी यूज्ड टू गेस कि क्यों ऐसा हुआ। तो जब मैंने प्लास्टिक सर्जरी समझा, पढ़ा, तब मैंने इस 2 चीज़ों को कोरिलेट करके ये समझा कि उन्होंने कराई है राइनोप्लास्टी। तो उन्होंने कब कराई होगी? नहीं, 70s 80s में कराया होगा मोस्ट प्रोबेबली। और अभी जो करंट ग्रुप जो क्रॉप ऑफ सेलिब्रिटीज हैं, उनका तो सामने से दिखता है, एंड बहुत सारे लोग तो दे आर ओनिंग अप टू द फैक्ट कि हमने कराई है। और फिलर्स भी करा रहे हैं लोग। फिलर्स जो हो गया वो थोड़ा सा सर्जरी नहीं है, वो एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक हो गया, बट प्रॉपर सर्जरी कराई हुई है जानवी कपूर ने, उनकी जो सिस्टर हैं खुशी कपूर, उन्होंने कराई हुई है, और शिल्पा शेट्टी ने कराया है। और इसके अलावा अदिति रॉय राव हैदरी के अगर आप पिक्चर्स देखोगे तो वो बिल्कुल समझ में आता है कि उन्होंने कराया है। ऋतिक रोशन का भी इसमें कुछ? नहीं, ऋतिक रोशन का नोज एक्चुअली ही इज अ गुड कैंडिडेट फॉर राइनोप्लास्टी। और जो उनका, पर हाँ, ऑफ कोर्स ही इज सच अ गुड लुकिंग पर्सन, तो ही गेट्स अवे विथ इट। लेकिन हाँ, ही इज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर राइनोप्लास्टी। देयर सर्टेन थिंग्स। और इब्राहिम अली सैफ अली खान के जो बेटे हैं, ही शुड कंसिडर राइनोप्लास्टी। द काइंड ऑफ उनका जो नाक का लेंथ है, जो है ना, टिप ड्रूपी है, डॉर्सल हम्प है, और प्रॉब्ली उनके फादर ने नहीं कराया उस टाइम पे, दे यूज्ड टू बी स्केप्टिकल। अभी करेंटली आई सी हिम एंड आई थिंक दैट ही शुड। हाँ, इट्स हिज पर्सनल चॉइस, बट यस। ठीक है, नोज जॉब सर्जरी लोग सेलिब्रिटी को देखते हैं कि उनका नोज चेंज हो गया, उनकी लुक्स चेंज हो गई। अगर ऐसा मिडिल क्लास कम्युनिटी के अंदर हम लोग आते हैं, तो नोज जॉब सर्जरी कराने में एक्चुअल कॉस्ट कितना आता है? अच्छा, एक चीज मैं क्लैरिफाई करूंगी कि ठीक है, प्लास्टिक सर्जरीज आर इलेक्टिव सर्जरीज, ठीक है, वो इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, लाइफ सेविंग कोई काम नहीं हो रहा। एस्थेटिक जो सर्जरी हो रही कंपोनेंट है प्लास्टिक सर्जरी का, उसमें सब इलेक्टिव सर्जरीज हैं कि पेशेंट को कुछ चाहिए, उस चीज को सर्जन उसकी नीड को केटर कर रहा है। लेकिन शुरू से ये धारणा बनी हुई है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिबंक करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि एनीबडी इज गोइंग टू ओवरचार्ज, है ना। एवरीबडी हैज़ ऑफ कोर्स बहुत दिन पढ़ाई करने के बाद अपना स्किल सेट डेवलप किया है, तो उस हिसाब से प्लास्टिक सर्जन्स आर प्रॉब्ली चार्जिंग यू सम अमाउंट विच इज़ अ रीजनेबल अमाउंट। एंड नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि नोज जॉब सर्जरी जो है, जैसे कि मैं अगर किसी पेशेंट को सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम है कि सिर्फ नीचे का हिस्सा नाक का चौड़ा है, और हम उसमें एलर प्लास्टी करके ही
रिजल्ट अच्छा ऑब्टेन कर सकते हैं। और मरीज जो है वो अडल्ट पेशेंट है और वो कंफर्टेबल है लोकल एनेस्थीसिया में केस कराने को, तो जो स्टार्टिंग कॉस्ट है इट इज ओनली 40,000 रुपीज जी। अगर फिर वो डिपेंड कर रहा है कि राइनोप्लास्टी में आप कितने स्टेप्स कर रहे हो। आप अगर किसी का ओवरहॉलिंग ही कर रहे हो पूरे नाक में, कि ऊपर से नीचे जो मैंने 1/3 बताए, अपने सभी एरिया में कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना पड़ रहा है बहुत ही चेंज लाने के लिए, तो इस हिसाब से कॉस्ट जाता है ना। तो पेशेंट को बेहोशी में ऑपरेशन करना है, हमें सेफ सर्जरी करनी है, हमें ये नहीं करना कि हमें कॉस्ट कटिंग करना है। तो जनरल एनेस्थीसिया, गुड एनेस्थेटिक चाहिए, हमें अच्छा हॉस्पिटल सेटअप चाहिए। तो इन सब को जब हम लेके करते हैं तो भी एक हमारा जनरल एनेस्थीसिया में पैकेज कॉस्ट है 60,000 रुपीज स्टार्टिंग। It can go up to 1 lakh, 1.2, depending on the steps which is required, Right. and duration of surgery. Right. So these are affordable surgeries. People should consider them. राइट। सो मैम रिसेंटली वी आर सीइंग इन सोशल मीडिया या यू कोई भी एक सोशल मीडिया चैनल पे हमने देखा कि रिसेंटली काफी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी ने फिलर्स कराए, उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। क्या ये फैक्ट है कि इसके पीछे कुछ मिथ छुपा पड़ा है? Actually, जो फिलर्स हैं दे आर अ वेरी गुड मोडालिटी एजिंग और को प्रिवेंट करने के लिए या उसके साइंस को छुपाने के लिए, और जो फेशियल रिजुविनेशन टेक्निक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पहला प्राइमरी बोटॉक्स एंड सेकेंड इज फिलर। तो लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट है वो ये समझे कि देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन आउट देयर इन सोशल मीडिया इन टुडेज एज, जबकि गूगल पे आप जो ढूंढना चाहो वो आराम से मिल जा रहा है। बट ऑल दैट सोर्स जिससे कि आप इंफॉर्मेशन डिराइव कर रहे हो तो शुड बी क्रेडिबल सोर्सेज। और जो प्रैक्टिशनर है बहुत सारे आजकल, बिकॉज एस्थेटिक सर्जरी इज सच अ लुक्रेटिव ब्रांच, तो सब चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस करना शुरू करें इवन इफ की कुछ क्वालिफिकेशन हमें जो चाहिए वो है या नहीं है। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है पेशेंट्स से, वो आर दी कंज्यूमर्स, कि आप रिसर्च करो एंड यू गो टू क्वालिफाइड पीपल ओनली, यू गो टू अ क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन और यू गो टू अ क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट टू गेट द नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स डन। तो जो फिलर्स है वो सेफ चीज है। ऑफ कोर्स बहुत से सेलिब्रिटीज, क्या बहुत से लोग जो है आम जनता करा रही है और सेफली करा रही है, और पर से कॉम्प्लिकेशंस जो है, देखो इट्स पार्ट ऑफ एवरी प्रोसीजर, बट कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो हमें कम रखना है, जो कि एक अच्छे प्रैक्टिशनर का हमेशा टारगेट यही होता है कि सेफ प्रोसीजर करें, मरीज जो चाहता है उसको करे, बट कभी भी पेशेंट का जो है कोई नुकसान नहीं है ना। तो फिलर में ये जो एक करंट वो आ गया है, या किसी भी प्रोसीजर के साथ कि सब खराब है, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट लोग दे देते हैं कि अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराया, पेशेंट को ये हो गया, हेयर ट्रांसप्लांट कराई ही मत, बिल्कुल जानलेवा है। तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है। आप ये भी देखो कि किसने किया, किससे कराया, और कॉस्ट बचाने की टेक्निक में के चक्कर में कहीं अंडर क्वालिफाइड बंदे से तो नहीं कराया। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम कोई एक ऐसी सर्जरी बताइए जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हुई थी और वो सर्जरी करते टाइम आपने देखा कि इससे बुरा मैं क्या ही देख सकती थी, और उसको करते हुए थोड़ा आप इमोशनली भी कनेक्ट हुई थी और थोड़ा आपको डर भी लगा था। देखिए ऐसा है ना कि सर्जरी से पहले ना डर तो नहीं लगा है मुझे, लेकिन हाँ ये हमेशा रहता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें मेरे को सक्सेस मिले। क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट में, मैं ये नहीं कह रही कि कॉम्प्लिकेशंस मैं बिल्कुल मैं करूँगी तो बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट रहेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, बट कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी करना है वो सब मैं हमेशा सोचती हूँ, उसके बारे में डिस्कस करती हूँ अपने सारे केसेस अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। कुछ ऐसे केसेस आते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो चीज़ें हैं जो रूटीन है, जो कि आप रोज़ कर रहे हो, आपको हैबिट हो गई है, आपके बेसिकली स्किल सेट का पार्ट है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जिसमें कि आपको सोचना पड़ता है कि ये केस में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तब मेरे हिसाब से ना एक चीज़ है कि ना हर डिपार्टमेंट में सर्जन्स का ना बड़ा ईगो है, ऐसा बोला जाता है। पीडियाट्रिशियन अगर कोई है ना तो वो बहुत हम्बल होगा, माइल्ड मैनर्ड होगा, बट सर्जन्स हैव दिस गॉड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्ली, एक चीज बोली जाती है। बट आई बिलीव कि इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई इतने साल पहले, अब मुझे किताब नहीं खोलना है। हर समय हर प्रोसीजर के पहले कोई डाउट है, आपने पढ़ना है, आपने डिस्कस करना है, अपने पेशेंट के सेफ्टी के बारे में समझना है। तो ये जो चीज़ है ना, हम अभी अपने पेरेंट्स को भी ये कहते हैं कि भाई
हमें बोलते थे कि आप एमबीबीएस कर लो, उसके बाद तो सब ईज़ी ही है। तो उनको भी पता था कि ये ट्रू नहीं है, और स्पेशली हमारे प्रोफ़ेशन में, क्योंकि चीज़ें हर दिन थोड़ी चेंज हो रही हैं, और प्लास्टिक सर्जरी तो ऐसा है कि इसमें बहुत आर्ट का भी कॉम्पोनेंट है। हर मरीज़ का कान अलग है, हर मरीज़ का नाक अलग है, हर मरीज़ का फेस अलग है, आपको हर चीज़ के बारे में सोचना है एट ऑल टाइम्स। तो वो प्रोसेस हमारा चल ही रहा है, और वो पढ़ाई भी वो बंद नहीं होती, वो चलती चली जाती है कि एक हमें केस करना है तो उसके लिए आप समझो कि पिछले दिन और 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो। तो मेरा हस्बैंड मज़ाक भी करता है कि तू अभी तक पढ़ना ही पड़ रहा है तुमको। तो मैं कहती हूँ कि नहीं देखो, ज़रूरी है तो कर रहे हैं। और पेशेंट से अटैचमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो आप बहुत से मरीज़ हैं जो कि बर्न के, स्पेशली जो पेशेंट्स आते हैं जिनमें हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनसे जो है ना लग जाता है, लगाव हो जाता है, क्योंकि उनकी एक जो बैक स्टोरी होती है वो ऑफ कोर्स ट्रॉमेटिक होती है, और जो पेशेंट होता है वो भी सोलेस सीक कर रहा है और हम उनको सोलेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स रहे हैं बर्न्स के, स्पेशली ट्रॉमा के, जो हमारे साथ लंबे वक्त तक रहे हैं, जिसमें रिकॉन लंबा चला है, स्टेज्ड चला है, तो उनसे लगाव तो बन जाता है। आपने ट्रॉमा की बात करी, तो आज के टाइम में एक्सीडेंट का भी दर हम देखते आ रहे हैं कि मैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी आपने ऐसा कोई केस देखा जिसको देख के आप भी डर गई कि ये क्या हो गया? अभी रिसेंटली देयर वाज अ पेशेंट ऑफ माइन, जिनके साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये रहा कि वो बैठे थे ऑटो में सामने की तरफ बाहर निकल के, तो जो पीछे से गाड़ी ओवरटेक कर रही थी उसके साथ वो ड्रैग होकर के जो है उनको ट्रॉमा जो सस्टेन हुआ उससे काफ़ी उनको चोट आई। तो जब वो इंजरी मैंने देखी, उसमें बोन तक भी एक्सपोज था, ब्रेन भी दिख रहा था वो। तो दैट वाज समथिंग जिसको देख के मुझे बहुत देखो, मुझे पता नहीं क्यों शायद कंडीशनिंग हो गई है, तो मुझे डर पर से उतना नहीं लगता, बट हाँ मुझे एक तो ये लगा कि दिस इज अ वेरी मेजर डिफेक्ट, Right. है ना। प्लस हाँ ऑफ कोर्स, अब मरीज का इतना फेशियल जो एरिया है वो आप लूज कर गए हो, तो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करोगे, ये सोचना पड़ा के बारे में, तो ऐसा होते रहता है। प्लास्टिक सर्जरी इज आर्ट। जी इट इज। सो ये थी कुछ आज हमारे शो में इंफॉर्मेटिव जानकारी। होप आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, आपकी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस आए। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स के साथ आते हैं विद एक्चुअल पेपर इनसाइट के साथ। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।